प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का आज के इस टॉपिक में स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे घर्षण बल। घर्षण बल क्या होता है, इससे हम जानने का आज प्रयास करेंगे। देखिए, दैनिक जीवन में अनेक ऐसे उदाहरण हमको देखने को मिलेंगे जहाँ पर घर्षण बल लगता है। अब उसको समझने की आवश्यकता है। देखिए, सपोज एक मेज पर कोई पुस्तक रखी हुई है और उस पुस्तक को हम कुछ बल लगा करके धक्का दे देते हैं, तो आप देखेंगे कुछ दूरी तक चलने के बाद वो पुस्तक जो है फिसलना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कोई हमारे पास फुटबॉल है और उसको आप किक मार देते हैं, तो कुछ देर लुढ़कने के बाद वो फुटबॉल रुक जाती है। ठीक है, यानी उसका जो वेग है, उसमें जो वेग उत्पन्न हुआ वो समाप्त हो जाता है, वो रुक जाती है। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि किसी समतल तल पर आपने पानी गिराया, वाटर गिराया, तो वो पानी कुछ दूरी तक बहने के बाद धीरे धीरे करके एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि वो रुकने लग जाता है उसी तल पर। तो ऐसे कई सारे उदाहरण आप देख सकते हैं। आप साइकिल चलाते होंगे, साइकिल पर पैडल मारते हैं तो साइकिल का पहिया जो है आगे बढ़ करके लुढ़कता हुआ आगे बढ़ता है। लेकिन पैडल मारने अगर हम कुछ समय तक बंद कर दें तो आप देखेंगे कुछ देर तक साइकिल चलने के बाद अपने आप रुक जाती। तो कहने का मतलब ये है कि जब वस्तु कोई गति अवस्था में आ गई और उस पर कोई अब बाहर से बल नहीं लग रहा है, तो ऐसा कौन सा कारक है जो उस वस्तु की गति को रोक रहा है, उसे जो है स्थिर अवस्था में लाने का प्रयास कर रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब दो वस्तुएं सापेक्ष गति करती, एक दूसरे के सापेक्ष गति करती है या एक दूसरे के संपर्क में होते हुए गति करती है, तो उनके संपर्क तल पर दोनों वस्तुओं की गति के विपरीत दिशा में एक बल लगता है और वो बल कहलाता है घर्षण बल। उसी का नाम है घर्षण बल। ठीक है, ठीक है ना। ये घर्षण बल क्या करता है, पहली माने दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर घर्षण बल लगाया जाएगा और पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर घर्षण बल लगाया जाएगा। जैसे ये वस्तु है और ये दोनों वस्तुएं हमने कांटेक्ट में रखी। अब इनको हम चला रहे हैं, इसको हम खिसका रहे हैं, इसको हम खिसका रहे हैं, या मेज पर कोई पुस्तक रखी हुई है उसको हमने खिसकाया, तो मेज पुस्तक पर घर्षण बल लगाएगी और पुस्तक मेज पर घर्षण बल लगाएगी। यानी दोनों वस्तुएं एक दूसरे पर बल लगाएगी, घर्षण बल लगाएगी उसकी गति का विरोध करने के लिए। ठीक है, इसे हम घर्षण बल कहते हैं। अब देखिए, घर्षण बल जो होता है ऐसा नहीं है कि केवल जो है जब वस्तु गतिशील अवस्था में होती है तभी जाकर के घर्षण बल लगता है, ऐसा जरूरी नहीं है। जब वस्तु गतिमान स्थिति में होती है उस समय भी घर्षण बल लगता है। जब वस्तु स्थिर अवस्था में है और बल उस पर लग रहा है, बल लग रहा है लेकिन वस्तु स्थिर अवस्था में, अब आप बोलेंगे ऐसे कैसे है, बल लगाने से तो वस्तु विस्थापित होगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऐसी स्थिति भी आती है कि वस्तु पर बल लगाते हैं लेकिन वस्तु डिस्प्लेस नहीं होती है, तो ऐसी कंडीशन में भी दोनों वस्तुओं के बीच में घर्षण बल लगता है। अब कैसे लगता है आप समझ सकते हैं, अभी हम इसको समझाएंगे आपको। जैसे मान लीजिए कोई बड़ा सा संदूक है, भारी संदूक है, आप उस पर बल लगा रहे हैं लेकिन आपकी कैपेसिटी इतनी नहीं कि आप उसको खिसका सकें। तो देखिए, अभी भी जो है जो दोनों संपर्क तल है, जो फर्श है और संदूक है, उसके तल के बीच में बल लग रहा है, घर्षण बल लग रहा है। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं। देखिए चित्र नंबर 1, इसमें आप नोटिस कर रहे होंगे एक कोई वस्तु है किसी तल पर खड़ी है और इस वस्तु पर देखिए
कोई बल इस समय नहीं लग रहा है, तो इस वस्तु पर हम क्या मानते हैं कि 2 बल लग रहे हैं। यानी बाहर से हमें लग रहा है कोई बल नहीं लग रहा, हम बाहर से एक्स्ट्रा कोई फोर्स नहीं लग रहा है इसमें, तो इस पर 2 बल लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं वो 2 बल? एक इसका भार जो इसके गुरुत्व केंद्र पर वर्टिकली नीचे होगा, और एक अविलंब प्रतिक्रिया बल, भार के विपरीत दिशा में अविलंब प्रतिक्रिया बल। अब क्योंकि देखिए वस्तु स्थिर है, तो दोनों बल एक दूसरे के परिणाम के बराबर हो गए और एक दूसरे के विपरीत हो गए, तो परिणामी बल क्या हो जाएगा? 0। वस्तु स्थिर अवस्था में रहेगी। दूसरी स्थिति में हमने क्या किया, ये जो वस्तु थी, इस वस्तु पर हमने दाहिने हाथ की तरफ एक बल लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, ये जो अविलंब प्रतिक्रिया बल है P, ये क्या हो जाता है, थोड़ा सा बाईं तरफ को झुक जाता है। ये देखिए, बाईं तरफ को झुक जाता है। भार अपनी जगह पर नीचे उसी दिशा में लगता, केवल अविलंब प्रतिक्रिया जो बल है P, वो केवल बाईं तरफ को झुक जाएगा। ठीक है, ठीक हो गया। तो अब क्योंकि देखिए ये बाईं तरफ को झुक गया, ठीक, यानी ये अविलंब से कुछ कोण झुक गया होगा, तो इसको हम 2 घटकों में यहाँ पर वियोजित कर सकते हैं। कैसे? एक क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्वाधर घटक। तो क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा, इसको मैं Fs से यहाँ पर डिनोट कर रखा है, और ऊर्ध्वाधर घटक क्या है यहाँ पर R। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर ये संतुलन की स्थिति में, अगर वस्तु अभी भी स्थिर अवस्था में है, तो ऐसी कंडीशन में ये जो R होगा, यानी ये जो अविलंब प्रतिक्रिया बल P था जो बाईं तरफ को झुक गया था, उसको 2 भागों में हमने वियोजित कर दिया। क्योंकि देखिए बल सदिश राशि होती है, और सदिश राशि को हम घटकों में वियोजित कर सकते हैं, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक में। तो क्षैतिज घटक Fs हो गया, ऊर्ध्वाधर घटक R हो गया, अविलंब, ठीक, ऊपर। तो ये जो R होगा अविलंब ऊपर की दिशा में, ये तो पिंड के भार को संतुलित करेगा, उसके विपरीत दिशा में काम करेगा, बराबर होगा, एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल करेंगे अगर ये वस्तु स्थिर है। और ये जो बल F जो आपने लगाया, उसके जस्ट विपरीत दिशा में एक बल लगेगा Fs। अब यहां पर देखिए घर्षण बल लगना शुरू हो गया। ठीक है, क्योंकि देखिए आपने बल लगा दिया। मैं पहले ही बात कर रहा था कि वस्तु अगर गतिशील अवस्था में, तो तब भी उसमें घर्षण लगेगा, और वस्तु अगर गतिशील अवस्था में नहीं है लेकिन उसमें बल लग रहा है, तो तब भी उसमें घर्षण बल है। अब आप बोलेंगे क्या यहाँ पर भी घर्षण है? यहाँ पर नहीं है घर्षण, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये दोनों बल एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं है इसमें। अविलंब प्रतिक्रिया बल और भार के अलावा इसमें कोई बल नहीं है, तो इसमें कोई घर्षण नहीं, यहाँ पर घर्षण बल आ गया। ठीक है, तो यानी इस बल के विपरीत दिशा में दोनों वस्तुओं के संपर्क तल पर विपरीत दिशा में जो बल लग रहा है Fs, ये क्या हो गया? घर्षण बल हो गया। और इस बल को हम क्या बोलते हैं? स्थैतिक घर्षण, क्योंकि वस्तु अभी स्थिर है, स्टैटिक पोजीशन में, तो ये क्या हो गया? स्थैतिक घर्षण कहलाता। ठीक, तीसरी स्थिति, अब अगर हम इस बल F का मान और ज्यादा बढ़ा दें, तो ये स्थैतिक घर्षण भी क्या हो जाता? उसी हिसाब से बढ़ता जाता। ठीक है, ये भी आगे जो है बढ़ता जाता। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि जब बल का मान जो है हम बढ़ाते जाएं, तो स्थैतिक घर्षण बल का मान बढ़ना भी बंद हो जाता है। यानी एक उच्चतम मान तक पहुंचने के बाद ये क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। स्थैतिक घर्षण एक उच्चतम मान को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे स्थैतिक घर्षण को, यानी अभी हमने जो बात करी स्थैतिक घर्षण, और जो मैं अब दूसरी बात कर रहा हूं सीमांत घर्षण, यानी स्थैतिक घर्षण का उच्चतम जो मान होता है, और इसके बाद अगर थोड़ा भी अगर ये जो आरोपित बल F है इसका मान अगर बढ़ाते हैं, तो वस्तु इस संपर्क तल पर चलने लग जाती। ठीक है, तो उस उच्चतम मान को हम क्या बोलते हैं? सीमांत घर्षण। और सीमांत देखिए, फिर जब वस्तु मूवमेंट में आ गई, वस्तु चलना शुरू हो गई, ये वाली स्थिति, वस्तु ने चलना शुरू कर दिया, देखिए इसीलिए मैंने इसको अलग कलर से दिखा रखा, गति की स्थिति में आ गई, तो अब भी दोनों संपर्क तल में वस्तु और ये जो तल है जिस पे हमने वस्तु को रखा हुआ है,
दोनों के बीच में घर्षण बल लग रहा है और उसको बोलते हैं Fk, उसको बोलते हैं गतिक घर्षण। उसका नाम क्या हो गया? गतिक घर्षण। तो मुझे लगता है ये तीनों चीज आप समझ गए होंगे। फिर भी एक बार फिर से, जब वस्तु किसी तल पर स्थिर है, इस पे कोई बाहर से बल नहीं लग रहा, तो इस पर दो बल लग रहे हैं, एक अविलंब प्रतिक्रिया बल, एक उसका भार, एक दूसरे के बराबर और एक दूसरे के विपरीत। इस वजह से नेट बल इस पे क्या हो जाएगा? 0, वस्तु स्थिर अवस्था में। दूसरी स्थिति, हमने इस वस्तु पर दाहिनी तरफ एक बल लगाया F, तो ये जो अविलंब प्रतिक्रिया बल है ये थोड़ा बाईं तरफ को मुड़ जाएगा, झुक जाएगा, थीटा कोण झुक जाएगा, ठीक। तो इस बल P को हम दो घटकों में वियोजित कर रहे हैं, एक लंबवत घटक R जिसको बोल रहे हैं, एक ऊर्ध्वाधर क्षैतिज घटक Fs, ठीक। तो ये जो Fs है ये क्या करेगा? इस लगाए गए बल को संतुलित करने की कोशिश करेगा, इस वस्तु को संतुलन में रखने के लिए, जबकि R mg के बराबर होगा और विपरीत होगा, एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल करेंगे। एक बात, तो ये जो Fs है यहाँ पर, ये जो बल लगा, आरोपित बल के विपरीत दिशा में संपर्क तलों के बीच में स्पर्श रेखा में जो बल लग रहा है इसे बोल रहे हैं स्थैतिक घर्षण। तीसरी स्थिति में जैसे जैसे आरोपित बल का मान हम बढ़ाते जाएं तो इस स्थैतिक घर्षण बल का मान भी बढ़ता जाता और एक उच्चतम मान पर पहुंचने के बाद वस्तु फिर चलने लग जाती। तो स्थैतिक घर्षण का जो ये उच्चतम मान है, बस जिसके बाद जो है वस्तु ने चलना शुरू कर देना है, तो उसको बोलते हैं हम सीमांत घर्षण, ठीक है। और जब वस्तु जो है किसी तल पर चलना प्रारंभ कर देती है तो ऐसी स्थिति में वस्तु में जो घर्षण बल होता है ये Fs यानी दो संपर्क वस्तु, जो दो वस्तु एक दूसरे के सापेक्ष गति कर रही है उनके संपर्क तल पर लगने वाला जो बल है उसकी स्थिति को मैं बता रहा हूं, घर्षण बल की स्थिति को, स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण, गतिक घर्षण। तो ये क्या हो जाएगा? गतिक घर्षण हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इसको हम ग्राफ से भी डिनोट कर सकते हैं, ग्राफ के हिसाब से भी इसको समझ सकते हैं। देखिए, जैसे जैसे हम आरोपित बल, ये जो F है इसका मान बढ़ाते जाएं वस्तु पर, तो जो घर्षण बल होगा Fs वो भी क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा, यहां तक बढ़ गया साहब। अब आरोपित बल आपने और बढ़ा दिया, यानी ये वाला पॉइंट क्या हो गया? इस सीमांत घर्षण का क्षेत्र हो गया ये वाला, ठीक है। फिर जब हम वस्तु पर अब और बल आगे बढ़ाते हैं तो वस्तु फिर क्या करने लग जाती? मूवमेंट करने लग जाती, वस्तु में गति आ जाती। तो ये क्या हो जाएगा? गतिक क्षेत्र आ जाएगा। तो ऐसे भी इस ग्राफ से आप इसको डिनोट कर सकते हैं। अब यदि हम ये माने कि भाई दोनों वस्तु और संपर्क तल के बीच में जो घर्षण गुणांक है वो म्यू है, या म्यू से हम उसको डिनोट कर रहे हैं, म्यू से डिनोट कर रहे हैं। स्थैतिक घर्षण में क्या हो जाएगा? Fs लेस देन म्यू SR। सीमांत घर्षण में क्या हो जाएगा? Fs जस्ट इज इक्वल टू म्यू SR। और गतिक घर्षण में उसको हम बोलेंगे Fk इज इक्वल टू म्यू KR। तो मुझे लगता है कि आप घर्षण बल के बारे में जान चुके होंगे और वीडियो को बार बार रिपीट कीजिए, तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर आगे दूसरे टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।